कि शिवसेना उद्धव पक्ष यहाँ पर एनसीपी शरद पवार जी का गुट और कांग्रेस तीनों का जो महाबिगाड़ी संगठन है, जिसको वो महा अघाड़ी संगठन कहते हैं, वो बिखरा हुआ है, असंतोष है, अलग अलग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। राहुल जी चीन का फार्मूला बता रहे हैं। दर्शन करने भी मानसरोवर में जाना होता है तो वो चाइना पहले जाते हैं, बाद में भगवान का दर्शन करने का वीडियो शूट कराते हैं। 2.5 जिले में भी अब उसका पूरा 2.5 जिला जो है वो की हारने वाला है। अब वो सिलेंडर के दाम तय करेगा। पहले अपने घर के दाम तय करें। जो जनता के जो काम थे वो पहले तो बताएं कि जो सांसद के रूप में सुप्रिया सुले जी ने किया क्या है। मैंने जैसा परिचय कराया सर, वो माइक रख दीजिए। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, गुजरात का प्रभारी रहा, 3 बार बीजेपी यूथ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और सदस्यता महाअभियान, जिसमें बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक था। और वर्तमान में जो विस्तारा की योजना लोकसभा चुनाव को लड़ाने के लिए बनी है, उसका राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ और महाराष्ट्र का चुनाव का प्रभारी। कई दिनों से महाराष्ट्र के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मुझे मिला है और लगातार लगभग पूरा विदर्भ, उसके बाद पुणे का क्षेत्र, वो पूरा जो सेक्टर है, क्लस्टर है, इधर भिवंडी से लेकर और तमाम पालघर से लेकर बारामती और तमाम जिलों में जाने का मुझे अवसर मिला है। हर जगह कार्यकर्ता के संगठन का ढांचा, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यों का वितरण, निचले स्तर तक बूथ अध्यक्षों को और जो पन्ना प्रमुख हैं उनको काम, और उनके ऊपर जो हमारा जो सेक्टर इंचार्ज है, जो हमारे सुपर वॉरियर्स हैं, उनमें कामों का वितरण, ये हमारी बैठकों का एक विशेष प्रयोजन रहता है। और महाराष्ट्र में वैसे तो मैं 2014-2019 में भी आया था, लेकिन वो क्षेत्र विदर्भ की तरफ ज़्यादा रहना मेरा हुआ। लेकिन आज कई दिनों से मैं कह सकता हूँ कि लगभग आज 24 दिन हो गए, महाराष्ट्र के अलग अलग जनपदों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाने पर एक ऐसा वातावरण दिखाई पड़ा है जहाँ पर मोदी नाम का जो मैजिक है वो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और ताज्जुब तो तब हुआ जब प्रथम चरण पे प्रत्याशी ने कुछ स्थानों पर जो व्यवस्थाएं की थी, वो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई जब मोदी जी की सभाएं लगी। उनके अनुमान से 2.5 गुना ज़्यादा भीड़ हुई। और मैं कह सकता हूं कि शिवसेना उद्धव पक्ष यहाँ पर एनसीपी शरद पवार जी का गुट और कांग्रेस तीनों का जो महाबिगाड़ी संगठन है, जिसको वो महा अघाड़ी संगठन कहते हैं, वो बिखरा हुआ है, असंतोष है, अलग अलग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। बीजेपी के नेतृत्व में जो महायुति है, एक स्वर से एक साथ हमारी महायुति के सभी लोकसभा 48 क्षेत्रों में हमारे महायुति के सम्मेलन हो चुके हैं। शिंदे जी का शिवसेना, जो अजीत पवार जी का एनसीपी और बीजेपी, और अठावले जी का आरपीआई और अन्य जो सहयोगी पक्ष है, मित्र पक्ष हैं, एक अच्छे वातावरण में पूरे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ी घोषणा हमारे संकल्प पत्र में है
कि जो 70 साल के जो वृद्ध हैं उनको हम जो आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का कवर है वो हम देने जा रहे हैं। फॉर्म हमारे लोग वृद्धों के तमाम फॉर्म भी उन्होंने भरकर भेजे हैं और एक अच्छा संदेश हमारे यहाँ के बुजुर्गों के लिए हमारे संकल्प पत्र में गया है। घर घर राशन की व्यवस्था यथावत है। प्रधानमंत्री आवास और कई करोड़ बनने के वादा है और जो स्कीम है हमारी, चाहे वो गैस के सिलेंडर को देने की स्कीम हो या प्रधानमंत्री आवास हैं, वो और बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन हमारा प्रत्याशी घोषित हो गया। एक भी कार्यकर्ता से आप महाराष्ट्र में पूछेंगे या महाराष्ट्र के बाहर पूछेंगे कि मेरा प्रत्याशी कौन, तो उसका एक ही जवाब होगा कि मेरा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। 48 सीटों पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारी नीति, नियत और सबल नेतृत्व के साथ एकजुट होकर महायुति चुनाव लड़ रही है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का जो ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा और उनकी पार्टी के सैम पित्रोदा ने कहा कि हम अमेरिकन सिस्टम लागू करेंगे, विरासत का। अमेरिकन सिस्टम क्या है कि पिता के पिता की संपत्ति है तो पुत्र को अगर वो मिलती है तो अभी तक पूरी की पूरी चली जाती है। कांग्रेस कहती है कि अमेरिकन सिस्टम लागू हो। इसका सीधे मतलब है अमेरिका में 55% सरकार ले लेती है और 45% विरासत ही वहां के लोगों को मिलती है। मैं आदरणीय उद्धव जी से पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस के इस विचार से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो अपनी विरासत अपने भाई को देने को तैयार हैं? हालांकि उनकी विरासत का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है आदरणीय भाभी जी से और आदरणीय भाई साहब के परिवार से। वो अपनी विरासत नहीं दे रहे हैं। उनकी मित्र कांग्रेस आम लोगों की जो गाढ़ी कमाई है उसकी विरासत को छीनकर दूसरों में बांटना चाहती है। कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि पहला अधिकार किसी का है साधन संसाधन पर तो वो अल्पसंख्यक का है। वो छीनकर बहुसंख्यक का अधिकार छीनकर वो अल्पसंख्यक को देना चाहते, इसका सपना देख रहे हैं। मोदी जी सबको बराबर लेके हिंदू और मुसलमान दोनों को राशन दे रहे हैं, दोनों को मकान दे रहे हैं, दोनों को आयुष्मान भारत का कार्ड का कवरेज दे रहे हैं। वो उनको उठाना चाहते हैं एक साथ। जो गरीब है वो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे पूरे देश में। वो सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास कहते हैं। ये कहते हैं कि उनसे छीन लो और वहां दे दो। इन पर कांग्रेस पर नक्सलवाद का जो भूत है वो सवार हो गया है। आज हर घर से अफजल निकलेंगे का नारा लगाने वाला जो कन्हैया कुमार है वो उनका प्रत्याशी बन चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में अब हर घर से अफजल निकलेंगे नहीं होगा। महाराष्ट्र में देख लो हर घर से मोदी निकलेंगे और बाद में ये हाय हाय करके ईवीएम हाय हाय करेंगे, उसका बहाना खोजेंगे। मैं कह सकता हूं ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव की बागडोर जनता के हाथ में है और जनता निश्चित रूप में अब वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़कर आई है। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो कई जगह पे भी प्रत्याशी हमारे जल्दी से जल्दी घोषित होने वाले हैं। लेकिन हमारा कैडर बेस्ड कार्यकर्ता अगर आप देखो, आज भी मैं अभी 2 लोकसभा में आज भी हूँ, लेकिन मेरा कार्यकर्ता निचले स्तर पे जनसंपर्क से लेकर और अपने टेबल तक के इंतजाम को वो कर चुका है।
कांग्रेस अभी अपनी बैठक नहीं कर पाई और हमारे वहाँ सब काम और जनसंपर्क समाप्त हो चुके हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये विजय नहीं, ये महाविजय है। ये राष्ट्र में, खासतौर से महाराष्ट्र में मोदी जी की महाविजय का बिगुल बज चुका है। और कल फडणवीस जी इस क्षेत्र में जो तीसरे चरण का चुनाव है उसको यहाँ पर वो प्रारंभ करेंगे। और मैं 6 लोकसभा सीट मुंबई की जाने के बाद कह सकता हूँ अब की सिक्सर मारने जा रही है। बीजेपी का जो 6 रन है एक साथ जो वो अब की मिलने वाला है। और पूरे महाराष्ट्र में एक भी सीट पाने के लिए विपक्ष संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सवाल, जिस लोकसभा में आप हैं वहाँ पर सबकी क्यूरियोसिटी है पूरे मुंबई की, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी कल डिक्लेयर कर दिया। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, अब लोगों को ये उम्मीद है कि अब तक यहाँ का डिक्लेयर नहीं होने के हमने पहले बता दिया आपको कि हम अपनी सभी 48 सीट पे घोषित कर चुके हैं। हमारा प्रत्याशी मोदी जी हैं। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये प्रत्याशी को देखकर नहीं, नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर चुनाव चिन्ह के लिए काम करती है। उज्जवल निगम का चर्चा है, उज्जवल निगम का चर्चा इस सीट को लेकर। हमारे हर अच्छे कार्यकर्ता की चर्चा है। क्या उज्जवल निगम आपके कार्यकर्ता है? हमारे विचार का अगर जो भी अनुमोदन करता है वो हमारे अपने विचार का अगर है तो वो हमारा है। सर, नामांकन चालू हो गए हैं, ऐसे में अभी तक 3 सीटें महायुति की है, जिसमें से एक सीट भी है। अभी तक प्रत्याशियों का नाम नहीं बताया। मैंने कहा शीघ्र, अति शीघ्र नाम जल्दी से जल्दी आ जाएगा। आज आ जाएंगे सर, आज काम शुरू हो गया है, नाम भी आ जाएगा। मुंबई की 6 सीटों में से आप बीजेपी कितनी लड़ेगी इस बार? मैंने कहा बीजेपी 48 सीट लड़ रही है। आपकी पार्टी आपकी बीजेपी के मोदी जी के नेतृत्व में 48 सीटें हम लड़ रहे हैं और 6 की 6 सीटें हम या हमारे मित्र पक्ष जीते। सर, आम जनता कह रही है मोदी जी कैंडिडेट है, ऐसा सुन के वोट देना चाहिए, लेकिन हर एक तो कार्यकर्ता जो आपके कार्यकर्ता है या आपके उम्मीदवार है उनसे तो जाना चाहिए। हर एक आदमी, आम आदमी मोदी जी को मिलने नहीं जाएगा। जो समस्या है आप चिंता नहीं करो, मैंने इसका जवाब पहले दिया है कि शीघ्र, अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा भी होगी। और बीजेपी में हर कार्यकर्ता मोदी जी है, हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। हमारा जो मंडल का अध्यक्ष है, विधानसभा का जो इंचार्ज है, जो लोकसभा का इंचार्ज है, जो हमारा अध्यक्ष है जिले का, ये सब प्रत्याशी से ज़्यादा मिलकर काम करते हैं जनता का। एक सवाल ये है, कल शरद पवार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने चीन और पाकिस्तान की सुरक्षा पुख्ता करेंगे वहाँ पर बॉर्डर पर, ताकि लोग कब्जा न करें जमीन पर। महाराष्ट्र के भीतर 500 रुपए जब सत्ता में रहते हैं तब उनसे चीन और पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं। राहुल जी चीन का फार्मूला बता रहे हैं। दर्शन करने भी मानसरोवर में जाना होता है तो वो चाइना पहले जाते हैं, बाद में भगवान का दर्शन करने का वीडियो शूट कराते हैं। इनकी चाइना की और पाकिस्तानी जो सोच है वो आदरणीय शरद पवार जी में भी है, क्योंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं। और उद्धव जी पे तो अभी नए नए कांग्रेसी आभा मंडल में आए हैं, उनमें पूरी तरीके से कांग्रेस के लोग भर रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर आप देखते हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जाकर पाकिस्तान में बयान देते हैं कि मोदी को हटाओ। तो कांग्रेस का इतिहास पुराना रहा है। युद्ध भी जीता गया हमारे सैनिकों के बल पर, तो भी उठा के बांग्लादेश को दे दिया गया। कितने सैनिक हमारे मरे होंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का था कि चाइना से युद्ध हारे नेहरू जी के नेतृत्व में। जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया कांग्रेस के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, और कांग्रेस ने नेहरू जी को हटाने के बजाय नेहरू जी ने अपने दस्तखत से अपने को भारत रत्न दे दिया। तो कांग्रेस एक 100 साल पुरानी जर्जर खंडहर इमारत है जो इस लोकसभा चुनाव के बाद ढह जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कल करप्शन हटाने को लेकर घोषणा पत्र जारी किया। नहीं, उनको पहले करप्शन करने का एक्सपीरियंस उन्होंने एमएनसी के माध्यम से प्राप्त किया है। अब उस अपने अनुभव के आधार पर वो क्या करेंगे, पहला तो काम वो
हटाने का संकल्प लेने के बजाय जितना उन्होंने उनके साथियों ने एमएनसी में यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गबन किया है, घोटाला किया है, उसका जवाब जनता को देना चाहिए। ये सीट को लेकर नसीम खान का भी नाम चर्चा में था, उनका नाम भी भेजा गया था, लेकिन टिकट न मिलने से वो नाराज बताया जा रहा है। इसका फायदा होगा आपसी कांग्रेस की लड़ाई में? नहीं, कांग्रेस सबका इस्तेमाल करती है और वोट के लिए। आपने देखा पहले वो रोजा के दिन जो है जो इफ्तिकार करते थे, सर पर टोपी लगा के वोट ले लेते थे, काम इनका कभी नहीं करते थे। और इसी तरीके से ये अब टिकट उनको नहीं देते हैं। अब इनको चाहिए कि अब आपने सुना है ना कि राहुल जी, बाल ठाकरे साहब एक चीज़ राहुल जी के बारे में कहते थे। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा था, अटल जी को, अडवाणी जी को फ़ोन करके कहा था जब गोधरा में दंगे हुए थे कि नरेंद्र मोदी भारत का भविष्य है, ये पवित्र है, पाक साफ है और इस पे हम राष्ट्र नेतृत्व का गुण देखते हैं, ये दोषी नहीं है। और साथ में दूसरा शब्द जो उन्होंने भेजा था, ये कांग्रेसियों पर कोई विश्वास नहीं है, ये जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट के ऊपर ये जनेऊ धारण कर सकते हैं। ये बाला साहब का, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाला साहब का वक्तव्य आया था जो आपके टेलीविजन चैनल ने दिखाया था और उनकी भविष्यवाणी सही निकली। राहुल जी पिछले चुनाव पर कोर्ट के ऊपर इन्होंने जनेऊ पहन के वो निकले थे। अब सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब उनकी पार्टी को जनता ने राम राम कह दिया तो अब रामलला का मंदिर के निर्माण हुए भी सालों हो गए, फैसला आए भी सालों हो गए, लेकिन अभी तक का माताजी और बेटा जी नहीं गए। अब जीजा जी पहुंचे थे अमेठी कि मैं चुनाव लड़ूंगा और उसके बाद अब सुनते हैं कि राहुल जी और आदरणीय उनकी बहन जी अब राम जी के सिर चरणों में शायद वो जाएंगे, अपने जो पिछले किए गए जो उनके गलत करते हैं उनके बारे में, भगवान राम के बारे में उसका प्रायश्चित करेंगे वो। पहले चरण का मतदान तो हो गया, उसमें थोड़े दो तीसरे दिन कम मतदान हुआ था महाराष्ट्र में, दूसरे चरण में महाराष्ट्र में थोड़ा अभी भी कम मतदान दिखाई दे रहा है। देखिए हम भाजपा ने सबसे अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान और भारी मात्रा में मतदान हो, हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा है। लेकिन प्रथम चरण में कांग्रेस के नेताओं का बयान कह रहा हूं, मैं अपना बयान नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भाषण देते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने पक्ष के सारे मत डलवा लिए, जो हमारा पन्ना प्रमुख था, जो हमारा बूथ का अध्यक्ष था, और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के मत नहीं पड़े, ये उन्होंने स्वीकार किया है। यानी प्रथम चरण की 5 की 5 सीटें विदर्भ की बीजेपी जीत रही है और आज होने वाले मतदान की 8 की 8 सीटें बीजेपी जीत रही है। दिनेश जी, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि घोषणा पत्र में हमने 2 प्रमुख चीजें रखी हैं, सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और पेट्रोल और डीजल कम दामों में देंगे। अब ये तो ऐसी बात हो गई, कोई 2.5 जिले का नेता हो, 2.5 जिले में भी अब उसका पूरा 2.5 जिला जो है वो अब की हारने वाला है। अब वो सिलेंडर के दाम तय करेगा, पहले अपने घर के दाम तय करें, जो जनता के जो काम थे वो पहले तो बताएं कि जो सांसद के रूप में सुप्रिया सुले जी ने किया क्या है, कितने दिन वो बारामती रही हैं, पहले इसका हिसाब दें। सुप्रिया सुले जी ने कौन सा प्रोजेक्ट अपने बारामती में कराया है, आदरणीय पवार जी को भी बार बार जिताया बारामती ने, उन्होंने क्या कराया है इसका जवाब पहले जनता को दें। और वो सिलेंडर में किस दाम पर बेचेंगे, किस दाम पे वो सब्जी करेंगे। हमारे संकल्प पत्र में तो घर की थाली की भी गारंटी दी है मोदी जी ने कि हम फल को महंगा नहीं होने देंगे, सब्जी को महंगा नहीं होने देंगे, इसकी भी गारंटी दी है। मुंबई में उम्मीदवारों के नाम की जो देरी हो रही, क्यों हो रही है? और देखिए देरी तो तब होती है जब घोषणा, हमारे वहाँ घोषणा हो चुकी है, ये देरी नहीं है। ये एक प्रकार का जो चुनाव होता है तो चुनाव में तमाम प्रकार के प्रयोजन होते हैं और उनके साथ काम करना होता है। हमारे नेतागण प्रथम और द्वितीय चरण को समाप्त होते ही इस काम पे लगेंगे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो चुनाव में उतर गए, उनको उम्मीदवार दी उतर गई, क्या बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष भी चुनाव में उतरेंगे, देख पाएंगे हम? महाराष्ट्र में वर्षा नहीं मोदी तूफान है। मैंने वो प्रत्याशी का नाम नहीं लिया है,
यहाँ वर्षा नहीं होने वाली है, यहाँ मोदी तूफान आने वाला है। राज ठाकरे ने पाठिंबा दिया है, क्या फायदा और क्या नुकसान? ये प्रत्याशी का नाम नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ जो बारिश होती है उसको कहा है। मनसे ने आपको समर्थन दिया, क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? मनसे ने मन से समर्थन दिया है और बीजेपी ने मन से उसको स्वीकार किया है। सर, आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, जिस तरीके से हमने देखा महाविकास आघाड़ी की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सीटों का ऐलान किया गया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस महायुति की होने वाली है? वो नेता मिल रहे हैं, हम कार्यकर्ता मिल रहे हैं। हमारे नेता भी मोदी जी की हर रैली में शिंदे साहब और अजीत दादा रहे हैं साथ में, वो एक जगह मिले, हम तो अनेक जगह मिले और हमने पूरे 48 सीटों पर महायुति का कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर लिया है। बहुत धन्यवाद।